हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि इकोनॉमी की है 2021 के लिए, उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं इसका पार्ट 2 आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करेंगे इसके पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में। तो जानते हैं कुछ बैकग्राउंड में बात है। देखिए, जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है, अगर उससे मैं आपको बताऊं, पूरे संसार के लेके बताऊं, तो यहाँ पे ये वर्ल्ड की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, श्रिंक हुई है, कम हुई है 6% से 2020 में। ये किसने बताया? ये इकोनॉमिक आउटलुक दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा। अब बात यह है, भाई होना भी था, सारी कंट्रीज के घर में भाई लॉकडाउन लगा हुआ था, अपनी अपनी जगह पे पैसा आ नहीं रहा था, पैसा जा बहुत रहा था, तो ये काम तो होना था। अब अपने देश के रेफरेंस में अगर आपको बताएं, इंडिया के रेफरेंस में अगर आपको बताएं, तो इंडियन इकोनॉमी, हमारे जो जीडीपी डेटा रिलीज करा गया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, उसके हिसाब से जीडीपी की ग्रोथ जो है 2019 और 20 में जो हुई है वो 4.2% थी, जो एक 11 ईयर का लो है, और ये 6.1% बच्चों हुआ करती थी 18-19 में। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम इन रियल टर्म्स देखें, तो ये 2019-20 में हमें 3.1% से देखने को मिली है, जो कि 4.8% हुआ करती थी 2018-19 में। उसके बाद अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें, तो देखो ये भी गैप बढ़ गया है, ये यहाँ पे 4.59 तक आया है जीडीपी का 2019-20 में। देखिए, ये तो होना था, जाहिर सी बात है कि सरकार ने खर्चा इतना कर दिया, एक्सपेंडिचर बहुत हो गया, रेवेन्यू आ नहीं पाया लॉकडाउन के थ्रू, तो ये गैप तो बढ़ना था ही था, लाजमी बात थी। उसके बाद पब्लिक डेप्थ टू जीडीपी की अगर हम बात करें, तो देखो भाई कितना कर्जा लिया है, कितनी जीडीपी है, उसकी टर्म में अगर हम आपको बताएं, तो ये भी बहुत बढ़ गया है, रिकॉर्ड हाई रहा है ये 89.3% से 2020 में। अब बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं बच्चों। देखिए, सरकार ने खर्चा भी तो कितने लेवल पे किया है, तो भैया फ्री में राशन देना, फार्मास्यूटिकल में फ्री में टेस्ट कराना, हर जगह पे कुछ ना कुछ जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड करना, तो इसकी वजह से कोविड-19 के चलते बहुत खर्चा किया सरकार ने, इसलिए सरकार के खर्चे बढ़े, और यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू में कमी देखने को मिली, और इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी हुई नहीं, लॉकडाउन इतने टाइम तक लगा रहा, तो सरकार को पैसा मिल नहीं पाया। खैर, हमारी इकोनॉमी फिर से रिकवर कर रही है धीमे धीमे, जो कि वो आगे आने वाले टाइम में कर लेगी। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री के केयर फंड के बारे में। तो क्या है, पहले समझते हैं। देखिए, पीएम केयर का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। फुल फॉर्म होता है इसका प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो ये है पीएम केयर का फुल फॉर्म। और अब बात जानते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों रहा है। देखिए, हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि आप पीएम केयर फंड का जो पैसा है उसे नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। जानते हैं न्यूज़ के बारे में कुछ और बातें कि आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कायदे से समझा जाना पीएम केयर के फंड को, और यहाँ पे तब कहा कि देखो भैया, इन्होंने मना करा कि आप इसका पैसा एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि भाई ये दोनों ही जो है वो अलग अलग सेपरेट सेपरेट एंटिटीज हैं, दो अलग एंटिटीज हैं, तो आप इनका पैसा इसमें कैसे डाल सकते हो? दूसरी बात, एनडीआरएफ जो है उसे बनाया गया है एक स्टैट्यूटरी फंड है। स्टैट्यूटरी मतलब एक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू बनाई जाने वाली बॉडी को स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं प्यारे बच्चों। और इसे किस एक्ट के तहत बनाया गया है? इसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत बनाया गया है। अब देखिए, जो पीएम केयर फंड है, इसमें कोई भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलता, और इसमें कोई भी कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की ऑडिटिंग भी नहीं जरूरत पड़ती है ना। यहाँ पे जो ऑडिटिंग होती है वो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम एक और बात बताएं, तो देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन चाहे कोई भी इंडिविजुअल हो, किसी पर रोक नहीं लगाई गई है, जो चाहे अपनी मर्जी से इसके अंदर पैसा डाल सकता है, और ये कोविड के टाइम पे हमने और आपने भी पैसा डाला था। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी मना कर दिया है, ये कोई ज़रूरत नहीं है कोई फ्रेश नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को बनाने की इस कोविड-19 के चैलेंजेस को चलते। अब आपके दिमाग में एक बात तो ज़रूर आई होगी कि इन दोनों ही बॉडीज़ को अगर कहा गया है, तो प्लीज़ मैम हमें ज़रा इस पीएम केयर और ये एनडीआरएफ के बीच में थोड़ा डिफरेंस बताइए। चलिए आइए, बिल्कुल आपकी बात सुनी जाएगी, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको बताती हूँ। सबसे पहला, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है इस पीएम केयर का और एनडीआरएफ का?
देखिए पीएम केयर का ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि भाई जो भी रिलीफ देना, असिस्टेंस देना, किसी भी तरह की अगर दिक्कत में है तो सपोर्ट देना, और यहाँ पे हेल्थ केयर को और अपग्रेड करना, फार्मास्यूटिकल फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा अच्छी बनाना, साथ में पैसा वगैरह देना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, ग्रांट्स वगैरह देना अगर कहीं पर ज़रूरत है इस फील्ड में। तो वही जगह अगर हम एनडीआरएफ की बात करें तो ये जो खर्चे वगैरह होते हैं ना, मान लीजिए कोई इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, कोई आपदा आ गई, कोई मुसीबत आ गई, वहाँ से लोगों को इधर उधर रिहैबिलिटेट करना है, तो इसके लिए पैसा दिया जाता है एनडीआरएफ के थ्रू। और मान लीजिए कोई भी डिजास्टर सिचुएशन है, कोई भी डिजास्टर आता है तो उसमें, उसके साथ मान लीजिए स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड जो है उसमें कुछ कमी है और उस स्टेट के अंदर आपदा आ रखी है, तो यहाँ से एनडीआरएफ से पैसा एसडीआरएफ को भी दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि मैम बनाया क्यों गया था, कैसे बनाया गया है? तो देखिए इसको जो है पीएम केयर को बनाया गया है अभी ही आपके सामने, हमारे सामने 2020 में कोविड-19 के चलते। वही जगह अगर हम एनडीआरएफ की बात करें तो ये जो पहले था एनसीसीएफ, जिसका फुल फॉर्म था नेशनल कैलामिटी कंटिजेंसी फंड, इसी का नाम बदल के बच्चों एनडीआरएफ रख दिया गया है जब एनडीएमए 2005 जो है आई थी, 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जब आई थी। ठीक है, अब अगर हम पीएम केयर फंड की देखें एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म क्या है, कौन इसके अंदर आता है, तो इसके अंदर देखिए जो प्रधानमंत्री हैं ये इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं इस पीएम केयर फंड के, साथ में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, आपका मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ये तीनों जो होंगे सरकार के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, ये एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी हो जाते हैं इस फंड के, मतलब जो वहाँ पे मिनिस्टर होंगे वो यहाँ पे ट्रस्टी अपने आप बन जाएंगे। साथ में आप जानते हैं जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, इसके जो चेयरमैन हैं जो कि प्रधानमंत्री हैं, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उनके पास इतनी पावर होती है कि तीन मेंबर्स को ट्रस्टी के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में। और ये ऐसे जो मेंबर्स होंगे ना बच्चों, ये बड़े जाने मानी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, जैसे कि आपके रिसर्च की फील्ड में बढ़िया हो, या हेल्थ की फील्ड से हो, या साइंस से हो, सोशल वर्क से हो, आपके लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिलेंथ्रॉफी, जिससे भी हो। और साथ में जो पर्सन अपॉइंट करा जाएगा ट्रस्टी के तौर पे, ये प्रो बोनो कैपेसिटी में काम करेगा, मतलब ये पब्लिक के हित में, पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करेगा। अब वही जगह अगर हम एनडीआरएफ के अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म की बात करें तो फंड को मैनेज करा जाता है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, साथ में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आता है, ये यहाँ पे देखिए क्या ध्यान रखता है, ये ध्यान रखता है, मॉनिटर करता है उन रिलीफ एक्टिविटीज़ को, जो कि मान लीजिए ऐसा कुछ होगा, क्लाइमेट से रिलेटेड कोई बात हो गई, जैसे कहीं पे सूखा पड़ गया, कहीं पे जो है ओला गिर गया, हेल स्टॉर्म आ गए, कहीं पे बताएं पेस्ट ने अटैक कर दिया, कहीं पे कोल्ड वेव या फ्रॉस्ट आ गई, है ना, तो ये सारा का सारा देखने वाला कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। वही जगह बाकी सारी जो भी नेचुरल कैलामिटीज आती है, कोई भी आपदा आती है, वो सबको देखती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके अंदर। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये प्रधानमंत्री जो केयर फंड है, इसके अंदर पैसा कौन देता है। तो देखिए पूरा पैसा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का होता है, आप चाहें, हम चाहें, कोई चाहे इसके अंदर पैसा अपने हिसाब से डाल सकता है। साथ में ये एफसीआरए से भी एग्जेम्प्ट है, तो इससे फायदा क्या होता है इसको कि ये डोनेशंस वगैरह या कंट्रीब्यूशन वगैरह वो इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस भी कर सकते हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज में बेस्ड हैं। वही जगह अगर हम एनडीआरएफ की बात करें तो इसको पैसा कैसे मिलता है, सेस वगैरह लगा के, सेस लगता है कुछ सर्टेन आइटम्स के ऊपर, फिर ये चार्जेबल होता है टू एक्साइज और कस्टम ड्यूटी, या आप कह सकते हो ये अप्रूव करा जाता है एनुअली फाइनेंशियल बिल के थ्रू वगैरह भी, तो ऐसा कुछ करते हैं, तो यहाँ पे इससे पैसा कमाया जाता है। अब बात करेंगे ऑडिट की, तो ऑडिट की बात करेंगे तो फंड को, ये जो पीएम केयर फंड है, इसे ऑडिट करा जाता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स के द्वारा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, और ये अपॉइंट करे जाते हैं जो ट्रस्टीज के द्वारा। ठीक है, ट्रस्टीज इंडिपेंडेंट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं और वो इसको ऑडिट करते हैं। वही जगह अगर हम बात करें अपने एनडीआरएफ के बारे में, तो हमारे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कैग जो है, वो इसके अकाउंट को, एनडीआरएफ के अकाउंट को जो है वो ऑडिट करते हैं। तो इतनी बात हमने इन दोनों ही के बारे में। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक आता है प्यारे बच्चों, डायरेक्ट टैक्स का। क्या है डायरेक्ट टैक्स, पहले समझते हैं। देखिए सिंपल शब्दों में आपको समझा देते हैं। देखिए ऐसा टैक्स जो है आप डायरेक्टली पे करते हो अथॉरिटी को। जैसे मैं बताऊं इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स क्या है कि आपकी सैलरी से, आपकी इनकम से डायरेक्टली आप पे कर दे रहे हो ना, आपकी सैलरी से कट क्या आ रहा है।
ठीक है। तो ऐसा टैक्स जहाँ पे इंसिडेंस और इम्पैक्ट जो टैक्सेशन का है वो सिर्फ सेम सेम एंटिटी पे पड़ता है, उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब देखिए, इसे प्रोग्रेसिव टैक्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स दे की जो लायबिलिटी है वो भी बढ़ती जाएगी। तभी तो यहाँ अमीरों से ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं टैक्स के लिए। अब देखिए, ये कई तरह के टैक्सेस होते हैं, जैसे कि आपकी इनकम टैक्स इसके अंदर आएगा, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स आता है, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स आता है और वेल्थ टैक्स आता है। तो काफ़ी कुछ टैक्सेस इसके अंदर आते हैं। तो अब बात आती है कि भाई क्या ज़रूरत है इस डायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म्स लाने की। तो सबसे पहले ज़रूरत तो यही है कि जो इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर है पूरा पूरा, इसे हम सिंपल बना सकते हैं। कैसे? अगर हम फिर से रिवाइज करेंगे टैक्स स्लैब्स को, है ना, इस स्लैब के अंदर ये लोग आएंगे, इस स्लैब के अंदर ये लोग आएंगे, इतनी इनकम से इतनी इनकम आएगी। अगर हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे तो इससे हमारा सिंपल बन सकता है डायरेक्ट टैक्स का पूरा स्ट्रक्चर। दूसरा, हम जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसे भी सिंपल बना सकते हैं, है ना। इसे पूरे स्ट्रक्चर को, जो कॉर्पोरेट टैक्स का स्ट्रक्चर है, इसे भी सिंपल बना सकते हैं। कुछ एग्जामिशंस वगैरह हटा सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि सरकार को बहुत घाटा हो जाता है इतने सारे एग्जामिशंस देने की वजह से। तीसरा फायदा ये होगा वाइडन टैक्स बेस, मतलब टैक्स बेस को और ज़्यादा वाइड करा जाएगा, चौड़ा होगा। कैसे? हम यहाँ पे टैक्स रेट को रिवाइज कर सकते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी जो है डायरेक्ट टैक्स सिस्टम की उसे भी कम कर सकते हैं। इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसे थोड़ा सिंपल बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिड्यूसिंग टैक्स लिटिगेशंस। कैसे? कि जो भी है टेंडेंसी टैक्स देने की ऑफिशियल्स की, तो भैया इसे यहाँ पे एड्रेस करा जाए, ताकि यहाँ पे तुरंत एक्शन लिया जाए बिना किसी नेसेसरी जस्टिफिकेशन या असेसमेंट के। अगर कुछ ऐसा होता है कि जो भी प्रॉब्लम आती है तो फटाफट जो है ये यहाँ पे कदम उठाए जाएंगे। उसके बाद टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन। भाई टेक्नोलॉजी अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ इसके अंदर हो जा रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में अगर टेक्नोलॉजी रहेगी, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद इससे ग्लोबल इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ हम और अच्छे तरीके से सिंक्रोनाइज कर पाएंगे, मिलके चल पाएंगे। कैसे? धीमे धीमे फ्रेज आउट करेंगे अलग अलग ट्रीटमेंट फॉरेन और डोमेस्टिक कंपनीज का हमारे देश के अंदर। तो ये कुछ बात है। अब बात आती है कि आखिरकार क्या कदम उठाए गए हैं प्यारे बच्चों इसकी फील्ड में, है ना। डायरेक्ट टैक्स इकोसिस्टम को जो है अच्छा इंप्रूव करने के लिए पहले क्या कदम उठाए गए थे, ये समझते हैं। तो सबसे पहला था पर्सनल इनकम टैक्स। तो फाइनेंस एक्ट जो कि 2020 का है, इसने प्रोवाइड करा एक ऑप्शन इंडिविजुअल्स को, मतलब आम जनता को, और साथ में साथ कोऑपरेटिव्स को भी, कि आप इनकम टैक्स को कंसेशनल रेट्स पे पे कर दीजिए, अगर आप नहीं चाहते कोई इस एग्जाम्शन पाना या कोई इंसेंटिव पाना। ठीक है? अगर आप यहाँ पे एग्जाम्शन नहीं ले रहे हैं, कोई इंसेंटिव नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करो, आप इनकम टैक्स को जो है वो कंसेशन रेट में, मतलब कुछ यहाँ कंसेशन मिलेगा आपको, इस रेट पे आप पे कर दो। दूसरा कदम ये उठाया गया कि अबोलिशन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी को अबॉलिश कर दिया गया। देखिए, ये ताकि यहाँ पे क्या हो कि इंडियन इक्विटी मार्केट में और ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस बढ़े और लोग खिंचें, और यहाँ पे ज़्यादातर जो है क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स को थोड़ा आराम मिल जाए, उन कंपनीज को थोड़ा आराम मिल जाए जो नहीं चाहती हैं पे करना डीडीटी को, है ना, जो नहीं पे करना, मतलब जो दोज हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे डीडीटी। ठीक है? या जो नहीं पे करना चाहती हैं उनको आराम मिल जाएगा, तो अबोल्यूशन हो जाएगा, अबॉलिश कर दिया गया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को। तीसरा, विवाद से विश्वास। विवाद से विश्वास, ये क्या है समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जो भी पुराना जो पेंडिंग टैक्सेस हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, उस समय जो पुराने पेंडिंग टैक्सेस को लेके जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, ठीक है, इनको यहाँ पे रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना, इसे सॉल्व करना, विच विल नॉट ओनली बेनिफिट द गवर्नमेंट। इससे देखो सोल्यूशन मिल जाएगा पुराने वाले टैक्स डिस्प्यूट से, तो हो सकता है कुछ कॉम्प्रोमाइज़ बीच में हो जाए कि आप इतना इतना पैसे ले के ख़त्म कर दो, तो इससे सरकार को भी फ़ायदा हो जाएगा, पैसे मिल जाएगा, है ना। बट इसके साथ क्या होगा, टैक्स फेयर वगैरह भी फिर टाइम से आ जाएंगे, कॉस्ट वगैरह भी कम हो जाएगी, लिटिगेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगी, टैक्स वगैरह जब वो लाइन से आ जाएंगे, सब पुराना बैकलॉग खत्म हो जाएगा, तो हो सकता है टाइमली फिर आगे पे करने लग जाए। तो ये फ़ायदा है विवाद से विश्वास। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंप्लायंस नॉर्म्स फॉर स्टार्टअप। देखिए, अगर आपको स्टार्टअप शुरू करना है नया, तो आप उसमें कोई टैक्स इन्वायरमेंट में कोई दिक्कत ना हो, काफ़ी सिंपल प्रोसीजर हो जाए, आपको एंजल टैक्स से एग्जेम्पशंस मिले, और साथ में साथ आप जो है वो आपका एक स्टार्टअप सेल बनाया जाएगा, है ना, एक डेडिकेटेड स्टार्टअप सेल, कि मतलब जहाँ स्टार्टअप लोग कर रहे हैं वहाँ पे जाके उस पर्टिकुलर जगह पे मदद ले सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद फायदा क्या होगा, रेजिंग ऑफ मॉनेटरी लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ अपील। तो यहाँ पे अगर अपील फाइल करनी है तो उससे भाई मॉनेटरी लिमिट भी बढ़ेगी। भाई देखिए, अब देखिए यहाँ पे मॉनेटरी लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है अपील फाइल करने के लिए।
है ना, ताकि क्या हो कि जो टैक्स पेयर के दुख दर्द ग्रीवांसेस है उन्हें कम किया जा सके। समझ रहे हैं? तो इसके लिए जो अपील फाइल करने के लिए अपील फाइल करने के लिए लिमिट्स हैं, इन्हें बढ़ा दिया गया है 20 लाख टू 50 लाख उन अपील्स के लिए जो कि आप इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के सामने करोगे। उसके बाद 50 लाख टू 1 करोड़ ये जो है वो अपील है जो कि आप हाई कोर्ट के सामने करोगे, और 1 करोड़ टू 2 करोड़ ये उन अपील्स के लिए है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने की जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ बात करी हमने डायरेक्ट टैक्सेस उनसे। अब देखिए नेक्स्ट जो मेन हेडिंग है वो कहती है कि रीसेंट एफर्ट्स टू रिफॉर्म द डायरेक्ट टैक्सेस अरेंजमेंट। क्या आखिरकार अभी रिसेंटली क्या कदम उठाए गए, क्या एफर्ट्स लिए गए हैं इन डायरेक्ट टैक्सेस के अरेंजमेंट में रिफॉर्म्स लाने के लिए। देखिए टॉपिक कहता है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म क्या है अभी आपको जानते हैं। भाई देखिए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन तो सीधा सीधा बोलता है कि जब टैक्सेशन का प्रोसेस हो एकदम साफ सुथरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। देखिए कैसे होगा समझिए, इसका एम ये है कि पूरा ये टैक्स कंप्लायंस काफी आप इजी कर दो, और उसके साथ जो सच्चे टैक्स प्लेयर्स हैं जो टाइम से अपना टैक्स देते हैं, कोई चोरी चकारी टैक्स में नहीं करते, उनको आप रिवॉर्ड्स वगैरह दो ताकि उनका जो है मनोबल और अच्छा हो जाए। समझे। अब देखिए जो प्लेटफॉर्म रहेगा इसमें कुछ चीजें होंगी जैसे कि फेस लेस असेसमेंट, मतलब आपको जो भी यहाँ पे क्या होगा कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा नहीं, टैक्स पेयर और इनकम टैक्स ऑफिसर के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा नहीं, तो कोई ऑब्वियस सी बात है कि बीच में कोई भ्रष्टाचार होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। टैक्स पेयर का सिलेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किया जाएगा सिस्टम के थ्रू और यूज करके डेटा एनालिटिक्स वगैरह को या एआई को, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। साथ में सेम तरीके से सेम लाइंस पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स वगैरह को भी रोल आउट करा जाएगा, फेसलेस असेसमेंट किया जाएगा कंसाइनमेंट का अंडर द इनिशिएटिव तुरंत कस्टम। तो वहां पे यहाँ पे क्या हम कह रहे हैं, यहाँ पे तो हमने फेसलेस असेसमेंट करी डायरेक्ट टैक्सेस में। अब सेम बेसिस पे हम ना वहाँ जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, वहां पे भी हम इस तरीके से फेसलेस असेसमेंट करेंगे। और वहां पे इनिशिएटिव का नाम मालूम है क्या है, नाम है तुरंत कस्टम। ठीक है, तो ये फेसलेस असेसमेंट होने की वजह से भ्रष्टाचार हो जाता है कम। दूसरी बात अगर बात करें तो फेसलेस अपील होगी। अब ये क्या है, देखिए अपील रैंडमली जो है अलॉट करी जाएगी किसी भी ऑफिसर को, मतलब अगर अपील है तो किसी भी ऑफिसर को रैंडमली दे दी जाएगी। समझ रहे हैं ना, कोई पता नहीं होगा कंट्री के अंदर। एंड यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगी और द ऑफिसर डिसाइडिंग द अपील विल रिमेन अननोन, और जो ऑफिसर है जो डिसाइड कर रहा है इस अपील को, ये भी यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी जो है वो अननोन रहेगी, पता नहीं होगा कौन कर रहा है। तो यहाँ पे भी आप जाके पैसा वगैरह नहीं खिला सकते हो, कोई ऐसा गलत काम नहीं कर सकते हो। और तीसरा अगर बताऊं तो टैक्स पेयर चार्टर, ये क्या है, ये आउटलाइन करता है राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों ही टैक्स ऑफिसर्स की और साथ में टैक्स पेयर्स की भी। ये क्या करेगा, एम्पावर करेगा सिटीजन्स को कि भाई बाय शोइंग टाइमली सर्विसेज बाय द आईटी डिपार्टमेंट। अब आईटी डिपार्टमेंट जो होगा ये टाइमली सर्विसेज दे पाएगा। तो टैक्स पेयर चार्टर मतलब सीधा सीधा यहाँ पे सिटीजन को इंपॉर्टेंस तो ऐसे दे दी गई, तो टैक्स पेयर्स है। तो इससे फायदा क्या है, इससे प्रिवेसी भी बरकरार रहेगी और कॉन्फिडेंशियलिटी भी बरकरार रहेगी इनकम टैक्स पेयर्स की, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। साथ में करप्शन भी नहीं होगा, जैसे मैंने आपको बताया है ना, तो कुछ पता ही नहीं है तो करप्शन किससे करोगे, किसको जाके पैसा दे दोगे। तो ये कुछ बात करी हमने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है इक्वलाइजेशन लिवाई, डिजिटल सर्विस टैक्स ऑन फर्म्स लाइक गूगल, फेसबुक वगैरह वगैरह। तो अब बात क्या है समझते हैं। देखिए इंडिया ने यहाँ पे अडॉप्ट करा है कि भाई हम 2% जो है वो डिजिटल सर्विस टैक्स मतलब डीएसटी को चार्ज करेंगे। अब से 2020 में ये बात को अडॉप्ट करा गया है। अब हुआ क्या है, ये किस पे चार्ज किया जाएगा, किनको चार्ज करेगा जाएगा। देखिए अप्लाई करा जाएगा सिर्फ आपके नॉन रेजिडेंस कंपनीज को, और सारा का सारा ऑनलाइन सेल्स जो भी होती है सामान की, सर्विस की, मतलब गुड्स और सर्विसेज की जो भी ऑनलाइन सेल्स करी जाती है, या ऐसा है कि भाई एम है कि हम ये सारा गुड्स एंड सर्विसेज बेचेंगे इंडियन पर्सनस को, तो उन सारे चीज़ों पे उनके प्रॉफिट पे ये 2% का टैक्स लिया जाएगा। अब पहले क्या था बच्चों, 2016 की बात है जब ये इक्वलाइजेशन लेवल को लाया गया था टैक्स पेमेंट्स करने के लिए फॉर डिजिटल एडवर्टीजमेंट सर्विस, है ना। अगर आपको एडवर्टीजमेंट सर्विस करनी है जो ली जाएगी बाय नॉन रेजिडेंट कंपनीज विदाउट अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, जिनका यहाँ पे परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, ऐसी कोई नॉन रेजिडेंट कंपनी है, अगर वो डिजिटल एडवर्टीजमेंट वगैरह कर रही है, ले रही है अपने लिए, और अगर ये 1 लाख रुपए से ज़्यादा का हो रहा है एक साल में, तो टैक्स यहाँ पे उनको देना पड़ेगा। और टैक्स जो रेट था वो 6% था।
अब इसीलिए इसके चलते थोड़ा सा इसे एक्सपैंड करा गया है और अब डिजिटल सर्विस टैक्स ले लिया गया है कि मतलब गुड्स एंड सर्विसेज भी बेचोगे तो भी टैक्स दोगे, वो 2% का रहेगा। समझ गए? तो ई कॉमर्स के लिए इसको भी कर दिया गया है। अब 2% प्लस सरचार्ज नहीं दे पाओगे तो सरचार्ज भी देना पड़ेगा। खैर, आप जानते हो आजकल क्या है, डिजिटल इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है ना, और ये यहाँ पे जो है वो पॉलिसी डिबेट्स के साथ काफी ये हो रहा है भैया, बहसम बहसी ये चल रही है कि टैक्सेस वगैरह इन डिजिटल कंपनीज के जो है वो कैसे ये दे पाएंगी और कहाँ देंगी, तो ये सारी बातें चल रही हैं। अब देखिए कई सारे बिजनेस मॉडल्स जो हैं इनको कोई ज़रूरत नहीं होती कि फिजिकल प्रेजेंस हो कंट्री के अंदर, है ना, क्योंकि होता क्या है ये अपना सारा काम ऑनलाइन कर लेते हैं, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना सामान भी भेज देंगे, अपनी सर्विस भी दे देंगे, तो कोई ज़रूरी तो है नहीं कि भैया इसके लिए किसी कंट्री के अंदर वो अपनी फर्म लगाएं या कहीं पे अपनी कोई ऑफिस लें। तो इसके लिए क्या होता है कि भाई सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, यहाँ पे है नहीं, तो और दिक्कत है, कैसे पैसा लिया जाएगा। अब देखिए OECD के अंदर OECD का फुल फॉर्म बच्चे होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या होता है OECD का फुल फॉर्म? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो जो OECD के अंदर जो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग फ्रेमवर्क है, अब ये देखो क्या है, यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन आपने पहले मंथली मैगजीन में जरूर देखा होगा कि भाई बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है। अब मान लो कि एक ही कंपनी दो कंट्री अलग अलग में यहाँ पे जो है वो काम कर रही है, तो ऐसा कर सकती है कंपनी कि अपना जो हायर प्रॉफिट है वो उस कंट्री में दिखा दे जिस कंट्री में जो है टैक्स रेट कम है। तो प्रॉफिट शिफ्टिंग मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो प्रॉफिट दिखा रही है वो ऐसे दिखा रही है कि जहाँ पे हाई टैक्स कंपनी है, जहाँ पे टैक्स ज़्यादा लगता है, जिस कंट्री के अंदर टैक्स ज़्यादा लगता है वहाँ पे वो दिखाएगी कि अरे अरे मुझे तो यहाँ से प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, कंपनी मेरी लॉस पे जा रही है। और जहाँ पे टैक्स कम लगता है उस कंट्री में वो दिखाएगी कि हाँ यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या करना होगा कि उसको उस कंट्री में टैक्स पे करना होगा जहाँ पे जो है वो टैक्स रेट कम है। तो ये होता है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो ये जो OECD के बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर कंट्रीज यहाँ पे बात कर रही है कि किस तरीके से डिजिटल फर्म्स अपना जो है वो पैसा वगैरह जो है टैक्स का उसे पे करेंगी, है ना, इनकी फिजिकल प्रेजेंस हो या ना हो, है ना, कैसे क्या होगा, तो उस हिसाब से क्या क्या आपका जो है वो फ्रेमवर्क होगा, कैसे मेजर किया जाएगा प्रॉफिट कंट्री में और कैसे इनसे टैक्स लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो OECD है इन्होंने रिलीज करा है एक ब्लूप्रिंट, मतलब एक तरीके आप डिजाइन कह लो, डिजाइन को रिलीज करा गया है और ये डिजाइन जो है वो दो पिलर्स पे, मतलब दो पिलर जो कि इस इशू के हैं उस पे बेस्ड है। सबसे पहला पिलर क्या है कि डील्स विद प्रॉफिट एलोकेशन बाय डिजिटल कंपनीज एंड विच कंट्री हैज राइट टू टैक्स देम फर्स्ट। मतलब यहाँ पे डील्स होगा आखिरकार प्रॉफिट कहाँ से कितना कमा रही है डिजिटल कंपनीज और कौन सी, मतलब मान लीजिए दो कंट्री में काम कर रही है तो कौन सी कंट्री जो है इनको सबसे पहले टैक्स करेगी। और दूसरा ये है कि प्रपोज करेगा एक मैकेनिज्म टू कैलकुलेट टैक्स पर जुरिस्डिक्शन टू बी चार्ज फ्रॉम द टोटल प्रॉफिट पूल, है ना। तो एक ऐसा मैकेनिज्म होगा जो कैलकुलेट करेगा कि कितना टैक्स वगैरह लेना है इनके पूरे प्रॉफिट में से। तो इन दो पिलर्स पे होगा। अब देखिए इससे कुछ रिलेटेड न्यूज़ भी आपको बता दूं। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो USTR है उसने लॉन्च करा है एक प्रोब इनटू इंडियाज डिजिटल टैक्स। USTR ऑफिस ने अनाउंस करा है कि अब ये स्टार्ट करेगा सेक्शन नंबर 301 इन्वेस्टिगेशंस अगेंस्ट इंडिया एंड 9 अदर कंट्री फॉर इम्पोजिंग और कंसिडरिंग डिजिटल सर्विस टैक्सेस दैट में अफेक्ट अमेरिकन कंपनीज। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कहा भाई देखो ये जो क्या कहते हैं USTR है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स रिप्रेजेंटेटिव। इन्होंने क्या कहा भाई, इन्होंने कहा सेक्शन नंबर 301 के अंदर, ठीक है, इन्होंने अनाउंस करा है कि अब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे इंडिया और ऐसी ही 9 दूसरी और कंट्रीज के अगेंस्ट, क्योंकि ये क्या कर रही हैं, ये जो डिजिटल सर्विस टैक्स लगाने की बात कर रही हैं, इससे हमारे जो अमेरिकन कंपनीज हैं उनको अफेक्ट हो सकता है। सेक्शन नंबर 301 जिसकी बात हो रही है ट्रेड एक्ट 1974 की, ये अलाउ करता है यूनाइटेड स्टेट्स को कि वो यूनिलेटरली इम्पोज कर सकती है टेरिफ्स या दूसरे कुछ ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है फॉरेन कंट्रीज के ऊपर। तो भाई टिट फॉर टैट वाला हिसाब करेगा यूएस की, अगर तुमने हमारे साथ किया है तो हम तुम्हारे साथ भी करेंगे। खैर ये पूरी कहानी हो गई, हमने इक्वलाइजेशन लिवाई के बारे में आपको बता दी। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको बताने जा रही हूँ वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स डेवलपमेंट के बारे में। जानते हैं बात ही न्यूज़ में ही क्यों रही है। देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिजाइम को 3 साल पूरे कंप्लीट हो गए। ओ भाई मुबारक हो मुबारक हो। अब बात करते हैं कि ये GST क्या है, कैसे आया, कब से आया। आप जानते हैं कौन ही इतिहास भूल सकता है इसका। 1 जुलाई सन 2017 से आया था GST हमारे यहाँ और इसे
101 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। और आप जानते हो कि एक बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स था, जिसमें क्या था कि भाई इसने सबस्यूम करे करीब 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स वगैरह 17 तरह के टैक्स जो है वो सब किसके अंदर आ गए थे, जीएसटी के अंदर। तो एक सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स हमारे कंट्री में आया था। अब देखिए जो इनडायरेक्ट टैक्स है जिन्हें इसके अंदर नहीं लाया गया, वो एक बेसिक कस्टम ड्यूटी थी, एंटी डंपिंग ड्यूटी थी, साथ में सेंट्रल एक्साइज ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसके साथ जो वैट लगता था अल्कोहल पे, है ना, जो कि दारू वारू पीते हैं ना, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो होती है अल्कोहल, और ऐसे कई सारी चीजें जिसपे ये जिसको जीएसटी के अंदर नहीं रखा गया था। अब देखिए जीएसटी अभी देखा जाए तो हर एक प्रोडक्ट पे लगाया जाता है। एक्सेप्शन क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे नहीं लगाया जाता, अल्कोहल पे नहीं लगाया जाता, रियल एस्टेट और इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं लगाया जाता, बाकी सब पे लगाया जाता है। और ये जो लगाया जाता है कि 4 स्लैब्स में, 4 स्लैब्स में लगाया जाता है। ठीक है, एक आपका 5% का लगता है, एक आपका 12% है, कुछ चीज़ों पे 18% है और कुछ पे 28% है। तो इन 4 स्लैब्स में इसको लगाया भी जाता है। अब देखिए जो गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल है, ये क्या है, ये हमने पढ़ा था लक्ष्मीकांत सर की किताब में कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आती है आर्टिकल नंबर 279A के अंदर, और यहाँ पे रिकमेंडेशंस वगैरह देती है यूनियन को, साथ में स्टेट की गवर्नमेंट्स को, कि भाई जो भी जीएसटी से रिलेटेड इशू होता है उस पर रिकमेंडेशन ये काउंसिल इन दोनों को देती है। काउंसिल के चेयर हैं जो, वो हैं हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और दूसरे कुछ मेंबर्स जो हैं वो इनमें यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू ऑफ और फाइनेंस आते हैं, साथ में मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन जितने भी स्टेट्स के हैं वो सारे आते हैं। अब इसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग होती है, मतलब इसने जो भी कह दिया वो आपको सुनना पड़ेगा, और सारे डिसीजन लिए जाते हैं 75% मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स से। अब देखिए बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एसोसिएटेड हैं इससे, कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूंगी। एक आपने सुना होगा बड़ा ही फेमस तरीके से एंटी प्रॉफिटेरिंग के बारे में। तो एंटी प्रॉफिटेरिंग क्या है समझिएगा। मान लीजिए कोई भी फायदा होता है, ये जो रेट है टैक्स का उसे घटा के या बढ़ा के, इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो भी फायदा होता है इस जीएसटी को लाने से, तो ये फायदा जो है वो कस्टमर्स को दे दिया जाएगा उन प्राइजेस वगैरह को रिड्यूस करके। तो इसे ही कहते हैं एंटी प्रॉफिटेरिंग। फिर देखिए नेक्स्ट जो है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसका मैंने अभी आपको नाम लिया। इसका मतलब होता है इट मीन्स एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट रिड्यूस द टैक्स ऑलरेडी पेड ऑन आउटपुट। मतलब जब आप जो है वो टैक्स पे कर रहे हो आउटपुट पे, तो रिड्यूस कर दो वो टैक्स जो ऑलरेडी आपने इनपुट पे कर दिया है। और तीसरा जो टर्म है वो है ई वे बिल, बड़ा ही फेमस है ये, कई लोगों को पता भी होगा ई वे बिल का मतलब। देखिए ऐसा डॉक्यूमेंट है ये बच्चों जो कैरी करा जाता है इन पर्सन इन चार्ज के द्वारा ऑफ द conveyance carrying any consignment of goods of value exceeding 50,000 for sales beyond 10 किलोमीटर इन जीएसटी regime। करेंटली जो गोल्ड है उसे सिर्फ एग्जेम्प्ट करा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सोना जो गोल्ड है इसे एग्जेम्प्ट किया है। बाकी क्या, अगर कोई भी ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे जो पर्सन इन चार्ज है जो कि ये लेके जा रहा है कंसाइनमेंट किसी गुड्स का, जिसकी वैल्यू जो है वो 50,000 से ऊपर है, और ये बेचने के लिए लेके जा रहा है 10 किलोमीटर से ज़्यादा की जो है डिस्टेंस पे जीएसटी रिजाइम के अंदर जो आता है, तो ये आपको ई वे बिल साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। और आखिरी में इसमें की डेवलपमेंट बात करेंगे, जीएसटी के अंदर क्या डेवलपमेंट करे गए हैं अभी रिसेंट टाइम्स में। देखिए सबसे पहला तो ये है कि टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है उनको यहाँ पे कुछ अच्छा हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनकल्चर, जिसे हम लोग कहते हैं HSN, क्या बोलेंगे, हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनकल्चर कोड दिया जाएगा अप्रैल 2021 से। अब देखिए क्या है ये हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनकल्चर कोड, इसे डेवलप करा गया है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बच्चों, और ये एक इंटरनेशनल नोमेनकल्चर है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडेड गुड्स फॉर कस्टम पर्पस। ठीक है, ये जो भाई नाम वगैरह है नोमेनकल्चर है, ये किसके लिए है, ये क्लासीफाई करने के लिए जो भी ट्रेडेड गुड्स होते हैं और कस्टम पर्पस के लिए होते हैं। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये बात इंडिकेट करी कि जो इशूअर्स और जो बेनिफिशरीज हैं आपके फेक जीएसटी इनवॉइसेस के, इन्हें मना कर दिया जाएगा एट दी कोफे पोसा, मतलब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974 के अंदर। क्या कहा है कि जो है ये कॉफे पोसा जो है इसके अंदर मना कर दिया जाएगा ऐसे लोगों को जिनके पास जीएसटी फेक है, या जो इशूअर्स हैं बेनिफिशरी जो भी फेक जीएसटी के हैं। ठीक है,
अभी की मैं अगर आपको बात बताऊं तो जो एक्शंस हैं, जो मतलब जो काम करे गए हैं, इनिशिएट करे गए हैं जीएसटी लॉ के अंदर और इनकम टैक्स लॉ के अंदर या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये सारे काम जो है शुरू कर दिए गए हैं इन सारे लॉ के अंदर। और जो एक कोफे पोसा एक्ट है 1974 का, ये यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन देता है कई सारे केसेस में फॉर द पर्पस ऑफ कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज फॉर द मैटर्स कनेक्टेड, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको लगता है स्मगलिंग वगैरह हो रही है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भाई सब लाया गया था 1974 का कोफे पोसा। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोवाइड करता है। आपको किसी पे भी शक है तो इसको थोड़े दिनों के लिए आप जो है अपने आप पास डिटेन कर सकते हो। खैर आप नहीं, मतलब जो अथॉरिटी है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपहेल्ड करा कि जीएसटी अब जो है आप लॉटरी वगैरह पे, बेटिंग पे और गैम्बलिंग पे रिवाई कर सकते हो। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि जो गुड्स की डेफिनेशन है अंडर आर्टिकल 366 सब सेक्शन 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें सब कुछ आता है। यहाँ पे कोई भी इंटेंशन नहीं है कि हम देंगे कोई रिस्ट्रिक्टिव मीनिंग गुड्स को, ऐसा कुछ नहीं है। इस गुड्स के अंदर सब कुछ आता है, यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कहता है जीएसटी कंपनसेशन सेस इशू। क्या है इशू और न्यूज़ में क्यों रहा? तो भाई हुआ क्या कि रिसेंटली सेंट्रल में और स्टेट्स के बीच में हो गई लड़ाई, हो गई बहसा बहसी। क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पे कुछ 30,000 करोड़ रुपीस की कमी देखने को मिली जीएसटी कंपनसेशन सेस में। अब आप कहेंगे अरे बाप रे बाप, तो भैया ये जीएसटी कंपनसेशन सेस है क्या और क्या फाइट हुई है, क्या टसल हो गई है भाई, समझाइए। देखिए जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 को जब लाया गया तो इस एक्ट के अंदर क्या हुआ कि जो परसेंटेज था एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ का किसी स्टेट का, इसे प्रोजेक्ट करा गया कि ये 14% रहेगा। उसके बाद अगर एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ स्टेट की वो 14% से बच्चों कम होती तो स्टेट को ये था कि हाँ स्टेट को कंपनसेशन दिया जाएगा, ठीक है। मतलब इन्होंने कहा कि आपको स्टेट को फायदा होगा, करीब 14% की तो ग्रोथ होगी, और अगर इससे कम होती है तो सेंटर आपको कुछ यहाँ पे कंपनसेशन देगा अंडर द स्टैट्यूट। अब कंपनसेशन जो स्टेट्स को देने की बात थी, ये प्रोविजनली कैलकुलेट करा गया, रिलीज करा गया एट द एंड ऑफ एवरी 2 मंथ पीरियड। कैसे करा जाता है? ये कैलकुलेट करा जाता है, रिलीज करा जाता है हर एक जो है 2 महीने के पीरियड के आखिरी टाइम में। अब देखिए जो रेवेन्यू का जनरेशन रहा अंडर द एक्ट would happen through a GST compensation cess। समझिए the generation of revenue under the act would happen through a GST compensation cess। और ये सेस के अंदर, ये सेस के अंदर क्या आएगा? ये सेस के अंदर आएगा सेस जो भी आपका लिवाई होता है सिन या फिर लग्जरी गुड्स पे, तो अगले 5 सालों के लिए अगर इसमें आपको कुछ घाटा होता है तो यहाँ पे मिलेगा। दूसरी बात, पूरा ही सेस जो कि यहाँ पे कलेक्ट करा जाता है पूरे ही साल में, इसे क्रेडिट किया जाएगा टू अ नॉन लैप्सेबल फंड। मतलब जीएसटी कंपनसेशन सेस फंड में सारा ये जो है सेस जो कलेक्ट करा जाएगा पूरे साल में उसे डाल दिया जाएगा। और तीसरा, जो कलेक्टेड कंपनसेशन सेस है ये सारा का सारा जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और उसके बाद ये जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में, जहाँ पे जीएसटी कंपनसेशन सेस फंड जो है वो बनाया जाएगा। अच्छा, नॉन लैप्सेबल का मतलब जानते हो? जो लैप्स ना हो, ठीक है, मतलब जो ये है यहाँ पे खत्म ना हो। तो ये कुछ इसका पूरा प्रोसेस था। इशू तब शुरू हुआ जब पेमेंट जो कि अगस्त और सितंबर 2019 का था वो ड्यू हुआ और देर हो गई उसे देने में, और तब से सारी जो पे आउट्स हैं वो यहाँ पे डिले देखने को मिल रहा है। भैया ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एक बार देरी हो गई, सेंटर ने एक बार पैसा नहीं दिया भाई, और उसके बाद जो है धीमे धीमे ये सारा का सारा आगे आने वाले टाइम पे सब में सारे पेमेंट्स में देरी होने लगी, डिले होने लग गई। अब यहाँ पे स्टेट का स्टैंड क्या है इस इश्यू को लेके समझिए। देखिए सेंटर कोई ऑनर नहीं कर रहा है इसका मॉरल और लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनसेशन, ठीक है। स्टेट्स कह रही हैं कि भाई देखो सेंटर ने पहले तो कहा था कि हम जीएसटी लेकर आ रहे हैं, आपको कोई घाटा होगा तो हम आपको कंपनसेशन देंगे, और सेंटर ने जो बात कही उस पर वो खरा नहीं उतर रहा है, तो स्टेट को एक ये दुख है। दूसरी बात, इनएफेक्टिवनेस ऑफ द जीएसटी काउंसिल। इनका कहना है कि भैया यहाँ पे 1/3 जो वोटिंग पावर है उसके वो तो सेंटर के पास है, तो एक तरीके से सेंटर के पास एक तरीके से वीटो पावर हो गई ना, वर्चुअल वीटो हो गई सारे डिसीजन मेकिंग के ऊपर काउंसिल के, क्योंकि भाई 3/4 जो मेजॉरिटी है उसकी तो जरूरत पड़ती है ना डिसीजन के लिए, और 1/3 अगर सेंटर के पास है, 2/3 तो इनकी सरकारें बाकी जो बची कुची हैं वो इनके पास जो है मिली जाएंगी, मतलब सॉरी 3/4 की जरूरत पड़ती है। अब एक हिस्सा तो यहाँ पे सेंटर ही का हो गया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी वो है, तो बाकी तो इनकी सरकारें हैं वो तो मिल ही जाएगी बाकी की इनको जो जरूरत है 2/4 की। खैर अब देखिए
अब देखिए इस बात पे सेंटर ने क्या कहा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। सेंटर ने स्टैंड लिया। पहली चीज तो ये कही सेंटर ने, मना कर दिया स्टेट्स को कंपनसेट करने से, कि हम देखिए आपको कंपनसेट नहीं करेंगे इमीडिएटली तुरंत, बट इनको दो ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन तो जो है वो 2.35 लाख करोड़ का था। इसमें ये था कि भाई देखो फुल जीएसटी कंपनसेशन जो कि आपका आपका 2021 वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए हुआ है वो दे दिया जाएगा। शॉर्टफॉल जो कि आपका पैंडेमिक की वजह से हुआ है ना, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हुआ है, उसके अंदर यहाँ पे बोरोइंग फ्रॉम मार्केट सेंटर एंड आरबीआई, ये आपको चलिए आप बोरो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे इनको जो प्रोवाइड किया गया है वो रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा गया है 0.5% का। ठीक है, कि आप बोरो वगैरह कर लीजिए ये बोरोइंग लिमिट का अंडर FBRBM एक्ट के तहत। क्लियर है। दूसरा ऑप्शन इनको दिया गया है 97,000 करोड़ का। ये क्या है, इसमें शॉर्टफॉल अमाउंट जो कि आपका जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की वजह से हुआ है, या आपका कैसे कर सकते हो, बोरोइंग वायर आरबीआई स्पेशल विंडो, तो आप उधार वगैरह ले लो। अभी मैं फिलहाल इतना ही कर सकता हूँ, सेंटर ने बात कही। दूसरी बात सेंटर ने ये कही कि देखिए ये बात आर्ग्यू करी गई कि जो इनफ्लोज हैं जीएसटी कंपनसेशन फंड में, ये जीएसटी कंपनसेशन सेस से दिए जाएंगे। ठीक है, इस सेस से दिए जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यही यहाँ पे इनएडिक्वेट है, इतना नहीं है, तो सेंटर यहाँ पे ये पैसा है ना, ये जो है इनफ्लो दूसरे सोर्सेज से यहाँ पे नहीं देगी, है सेंटर इसकी जो है वो हकदार नहीं है। अब रेजोल्यूशन की बात करें तो स्टेट स्टॉलमेट हैज ओनली ब्रोकन विद ऑल 28 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर्स गोइंग विद द ऑप्शन 1 प्रोवाइड बाय सेंटर। ठीक है, ये बात चल रही है कि ठीक है ऑप्शन 1 जो दिया है सेंटर ने, ठीक है हम उस हिसाब से जाएंगे। अब क्या कर सकते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। और अब उसके बाद देखिए कि यहाँ पे भाई कुछ की कॉन्सेप्ट्स एंड एंटिटीज जो कि न्यूज़ में रहे, जानते हैं यहाँ पे। तो इस चार्ट में देख सकते हैं आप। चार्ट अगर आपको क्लियर ना हो तो मैंने विजन आईएएस की जो पीडीएफ है उसे अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है, वहां से भी देख सकते हैं, अदरवाइज मैं समझाऊंगी तो बेस्ट टू बेस्ट। देखिए सबसे पहला तो ये है डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्टिमुलस। इसके लिए हमें फिस्कल डेफिसिट क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। देखिए जब सरकार के खर्चे ज़्यादा होते हैं और रेवेन्यू कम होता है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो खर्चों के लिए, उसे जब हम फाइनेंस करते हैं तो ये फिजिकल फाइनेंसिंग कहलाती है। और यही यहाँ पे डेफिसिट है, इतना ही खर्चा। मान लीजिए कि सरकार के पास आने के सोर्सेज जो है वो 70 रुपए के हैं और खर्चा जो है उसका वो 100 रुपए का है, तो 30 रुपए जो है वो फिजिकल डेफिसिट कहलाएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि ये अगर मान लीजिए फिजिकल डेफिसिट में यहाँ पे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, ठीक है सरकार की पॉलिसी की वजह से, तो इसे हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिशनरी फिस्कल स्टिमुलस। ठीक है, ये जो उससे डिफरेंट है, जैसे मान लीजिए कि स्लो ग्रोथ है हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो अगर उस वजह से फिस्कल डेफिसिट हो रहा है तो उसको हम लोग ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर बोलते हैं, तो ये एक अलग की चीज़ होती है। ठीक है, अब दूसरा देखिए यहाँ पे पॉइंट जो है वो लिखा हुआ है पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। अब ये आखिरकार पीडीआरडी ग्रांट्स क्या है, ये ग्रांट ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि प्रोवाइड करा गया है फाइनेंस कमीशन के द्वारा फॉर कंपनसेशन ऑफ एनी लॉस अकर्ड बाय स्टेट फ्रॉम द सेंटर। मतलब ये ऐसा मैकेनिज्म है जो पीडीआरडी है कि अगर मान लीजिए कि सेंटर की वजह से कोई भी घाटा हो जाता है प्यारे बच्चों स्टेट्स को, तो यहाँ पे सेंटर जो है उसका कंपनसेशन देगा। ठीक है, इसमें जो है दो लार्जेस्ट चंक है फाइनेंस कमीशन के, ना ये ट्रांसफर करते हैं, ये ट्रांसफर करे गए हैं आफ्टर द असिस्टेंस टू लोकल रूरल बॉडीज, है ना, दो बड़े बड़े चंक जो आपके फाइनेंस कमीशन के हैं उसे ट्रांसफर करा गया है लोकल रूरल बॉडीज के असिस्टेंस के बाद। और साथ में दूसरे जो फाइनेंस कमीशन की ग्रांट वगैरह हैं, ये क्या रहेंगे, ग्रांट फॉर जो है रूरल लोकल बॉडीज, ग्रांट फॉर अर्बन लोकल बॉडीज और असिस्टेंट टू स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड मतलब SDRF। उसके बाद तीसरी बात करें तो ये पॉइंट जो दिया हुआ है ये कहता है ट्रेजरी सिंगल अकाउंट का। तो ट्रेजरी सिंगल अकाउंट क्या है, ये एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर है सरकार के बैंक अकाउंट का जो देता है कंसोलिडेटेड व्यू सरकार के कैश रिसोर्सेज का। मतलब ये यूनिफाइड स्ट्रक्चर है, इसमें सारे सरकार के बैंक अकाउंट का सब कुछ दिखेगा और इसमें सरकार का कितना वगैरह कैश वगैरह आ रहा है, क्या रिसोर्सेज है, सब कुछ इसके अंदर दिखेगा। उसके बाद ये ट्रेजरी सिंगल अकाउंट जो है ये एक बैंक अकाउंट है, या आप कह सकते हो ये सेट ऑफ लिंक्ड अकाउंट है, कई सारे अकाउंट इसके अंदर लिंक्ड है जिसके थ्रू सरकार जो है वो ट्रांजेक्शन करती है, सारी रिसीट्स लेती है, पेमेंट करती है, समझे, इसी अकाउंट्स के थ्रू। और ये इंश्योर कराता है कि देखिए कंट्रोल होता है सरकार के कैश बैलेंसेस के ऊपर, और इससे क्या होता है बोरोइंग कॉस्ट और ज़्यादा कम होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए जो है वो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है।
अब देखिए इंडिया का जो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है 56% है। अगर आप कंपेयर करो बड़ी बड़ी इकोनॉमी से, वहाँ पे इसकी रेंज जो है 150 से लेके 200% तक होती है। अब ये क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो ये माना जा रहा है कि इस पीरियड में बढ़ जाएगा, इकोनॉमिक बूम के टाइम पे बढ़ेगा, और ये कम हो जाता है इकोनॉमिक डाउन टर्न के टाइम पे। ठीक है, जब इकोनॉमी यहाँ पे नीचे गिरी होती है तो ये कम हो जाता है, जब बड़ी होती है तो ये बढ़ जाता है। क्रेडिट, अब देखिए क्रेडिट टू जीडीपी जो गैप है ये क्या है, ये गैप होता है, ये डिफरेंस होता है क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो के बीच में और लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड चला आ रहा है उसके बीच में। ये हमें ये गैप दिखाता है कि हमने कितना मतलब बिल्डअप ऑफ एक्सेसिव क्रेडिट ग्रोथ इन एन इकोनॉमी एंड सिस्टम वाइड रिस्क एज प्रीकर्सर टू क्राइसिस। मतलब इंडिकेट करता है भाई कितना बिल्डअप हुआ है आपका एक्सेस क्रेडिट ग्रोथ इकोनॉमी के अंदर, और साथ में सिस्टम वाइड रिस्क क्या है ना, ये एज अ प्रीकर्सर टू क्राइसिस। अब देखिए यहाँ पे बेसल 3 नॉर्म्स जो हैं, ये समझिएगा बेसल 3 जो है, अब जानते हैं ना बेसल 3 बैंक के लिए होता है, ये यूज करता है इस गैप का, क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो का यूज करता है, और इसके लॉन्ग टर्म ट्रेंड में एज अ गाइड फॉर सेटिंग काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। ठीक है, अपनी चीजों को निकालने के लिए यहाँ पे काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर को यहाँ पे सेट करने के लिए इसका यूज करा जाता है बेसल 3 के द्वारा। किसका? क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो का। अब आप कहेंगे कि भाई ये आखिरकार काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर क्या है? देखिए ये एम करता है कि हम किस तरीके से बैंक को मजबूत बना सकते हैं, बैंक के डिफेंसेस को मजबूत बना सकते हैं अगेंस्ट द बिल्डअप ऑफ सिस्टमेटिक वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, कि हम मान लीजिए कोई भी हमारी सिस्टमेटिक वल्नरेबिलिटी से कोई रिस्क है तो उसके अगेंस्ट बैंक कैसे अपने आप को मजबूत रख रखा है, तो इसे बोलते हैं काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या आता है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है जानते हैं? देखिए ये रिफर करता है टैक्सेशन को इनपुट्स के एट हायर रेट्स देन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स दैट रिजल्ट इन बिल्ड अप ऑफ क्रेडिट एंड कास्केडिंग कॉस्ट। क्या है ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर? इट रिफर्स टू टैक्सेशन ऑफ इनपुट एट हायर रेट, जो इनपुट है उसको ज्यादा टैक्स लगा दो उसके ऊपर। ठीक है, फिनिश्ड प्रोडक्ट से ज्यादा। जैसे मान लो कि अगर मान लो आप केक बना रहे हो, ठीक है, तो केक में जो मैदा की कॉस्ट है उस पर जो टैक्स लगा रहे हो उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दो, और जो केक बन के तैयार हुआ उस पर यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट हुआ ना केक, तो उस पर आप जो है वो कम टैक्स लगाओ। इसकी वजह से क्या होता है कि भाई यहाँ पे बिल्डअप हो जाता है क्रेडिट का और कास्केडिंग कॉस्ट का। अब देखो क्या है यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है वो दिखाता है हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स। तो देखिए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से नेट हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स जो है वो बढ़ी है 7.2% ऑफ जीडीपी, ये आपकी 2018-19 में थी, और ये बढ़ के 7.7% ऑफ जीडीपी हो गई है 2019-20 में। अब देखिए ये नेट HFS मतलब नेट हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स क्या है समझते हैं, कैसे निकालते हैं? देखिए यहाँ पे जो नेट हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स है, ये ग्रॉस हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स माइनस फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, ये इसका फॉर्मूला होता है। और जो ग्रॉस हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग ये क्या है? ठीक है, ये रिफर करती है कोई करेंसी, बैंक डिपॉजिट, डेब्ट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट जो कि आप स्मॉल सेविंग स्कीम में करते हो। और उसमें जो माइनस जो कर रहे हो फाइनेंशियल लाइबिलिटी, इसमें क्या आता है? इसमें आपके लोन्स हो गए जो आपने बैंक से लिए हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से मतलब NBFC से लिए हैं या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिए हैं, ये सब आते हैं। अब रीजन क्या है इसका? देखिए स्लो डाउन इकोनॉमी में देखने को मिला 2019 में, इसकी वजह से स्लो डाउन हुआ हमारी लीडिंग ग्रोथ में बैंक्स की भी, और ये इस वजह से भी है क्योंकि कंजम्पशन में भी कमी है। तो भाई ये सब है, अब होता क्या ना, कंजम्पशन अगर ज़्यादा होता है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, फिर इस तरीके से चक्का चलता रहता है इकोनॉमी का। अब देखिए इंडियन हाउस होल्ड जो है कंट्रीब्यूट करते हैं करीब 60% कंट्री की सेविंग का। तो आप तो जानते हैं यहाँ पे महिलाएं जो हो चाहे जो भी हो बचाने में बचत करने में बहुत एक्सपर्ट है, तो इसलिए यहाँ पे 60% अच्छा खासा परसेंटेज हम लोग शेयर देते हैं हमारी कंट्री की सेविंग्स में। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर MAP। क्या है ये जानते हैं? देखिए मैप जो है कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस है जो कि टैक्स ट्रीटीज के अंदर आता है, जिसके अंदर क्या है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होगी दोनों ही कंट्री की वो डिस्कशन वगैरह करेगी और अपने जो भी टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उन्हें सॉल्व करेगी। उसके साथ यहाँ पे अगर हम देखें हमारे इंडिया की तरफ से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने यहाँ पे इनकम टैक्स रूल्स को अमेंड करा है एज पर विच, जिसके हिसाब से डिस्प्यूट जो कि अब मैप के अंदर आएंगे मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर के अंदर आएंगे उसे रिजॉल्व कर दिया जाएगा 24 महीनों के अंदर। तो फटाफट से जितनी जल्दी रिजॉल्व होगा उतनी जल्दी काम हो जाएगा। और आखिरी में यहाँ पे एक जो छोटा सा टर्म न्यूज में रहा वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFB
ये क्या है? ये एक ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है और रजिस्टर्ड है ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर, और इसे बनाया गया था 1976 में। ठीक है, अब ये क्या है? इट्स मैंडेट इंक्लूड्स असिस्टिंग सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स। ये कैसे असिस्ट करेगी सेंट्रल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स को फॉर्मुलेट और रिफॉर्म करने में अपनी पब्लिक पॉलिसीज को, कैसे? एक एनालिटिक बेस प्रोवाइड करके। तो ये कुछ बातें हैं जो कि कंप्लीट करती हैं हमारे पार्ट 2 को। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग। इफ यू like the video, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel Surfires, and if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description. You can watch these videos on Facebook also, just like the page Surfires and watch these videos there. Along with this, if you want to go for 1 daily real question, just follow us on Instagram. You can get the PDFs from our Telegram channel, and if you want to join our membership and enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.